अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रावधान है, तो हम इसको तीन एस्पेक्ट से देखेंगे। प्रोविजंस को तीन एस्पेक्ट से, प्रोविजंस को हम तीन एस्पेक्ट से देखेंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान। दूसरा जो होगा लीगल प्रोविजंस, और तीसरा जो होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तीन प्रोविजंस, तीन एंगल से हम देखेंगे, तीन एस्पेक्ट से देखेंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दूसरा लीगल प्रोविजंस या लीगली प्रोविजंस वैधानिक प्रावधान, और तीसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक, आप लोग यही ध्यान रखना थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब क्या हो जाता है? वैसे प्रावधान जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, जो संविधान में मेंशन है। क्लियर ना? संविधान में उसका प्रोविजंस किया गया। और दूसरा है लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस का मतलब हो गया कि उसको संविधान में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पार्लियामेंट रेगुलेशन बनाकर एक पारित करके उसके संदर्भ में प्रोविजंस किए। पार्लियामेंट लॉ बना के, ठीक ना, एक रेगुलेशन पास करके उसके संदर्भ में प्रोविजंस किए। क्लियर? समझ गए? तीसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी वैसे प्रावधान जिनको न तो संविधान में जिनका वर्णन किया गया है और न ही पार्लियामेंट कानून बनाकर उसको स्टेब्लिश की है। ठीक है ना? तो वह क्या हो गया? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कि गवर्नमेंट के यानी एक्सिक्यूटिव के सिंपल ऑर्डर के माध्यम से योजना आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। योजना आयोग का वर्णन न तो संविधान में किया गया है, संविधान में भी नहीं किया गया, ठीक, और नहीं योजना आयोग का फॉर्मेशन पार्लियामेंट के किसी एक्ट के माध्यम से भी नहीं हुआ। पार्लियामेंट ने कानून बनाकर योजना आयोग का फॉर्मेशन नहीं किया। ठीक, पार्लियामेंट भले प्लानिंग कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ है, प्लानिंग कमीशन जो स्थापित हुई है, वह एक सिंपल एक्सिक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से, कार्यपालिका के एक सामान्य आदेश के माध्यम से प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर ना? तो वैसे इंस्टीट्यूशन को क्या कहेंगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर ना? तो अब पहला आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। अब देखिए आर्टिकल 258 में क्या है कि जो भी एक्सिक्यूटिव पावर्स है संघ के, यूनियन के जो भी एक्सिक्यूटिव पावर्स है, वह आर्टिकल 258 के तहत राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो उस एक्सिक्यूटिव पावर को, जो यूनियन के राइट्स में, उस यूनियन के एक्सिक्यूटिव पावर को वह राज्य को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी राज्य को यह अधिकार दे सकते हैं कि सेंटर की ये एक्सिक्यूटिव पावर है, उस एक्सिक्यूटिव पावर को आप इंजॉय कीजिए। यानी उस एक्सिक्यूटिव पावर पर राज्यपाल या उसके मुख्यमंत्री वह उस एक्सिक्यूटिव पावर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह तभी होगा जब राष्ट्रपति आदेश के द्वारा ऐसा करे। क्लियर ना? हाँ, टिप ऑर्डर 258। देखिए क्वेश्चन अगर आ जाएगा, व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो आपको केवल इसके बारे में वर्णन करना होगा, या दे देगा कि आपको मेन फीचर, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिनोट करता है, तब आप डायग्राम बनाकर तीनों को लिखना होगा। क्लियर ना? और थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन भी करना होगा। समझ रहे ना? 250 वर्ड्स के आएंगे 15 नंबर के, तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा एक एक दो सेंटेंस में। पहला 258 में क्या है? एक्सिक्यूटिव पावर, जो सेंटर की एक्सिक्यूटिव पावर है, वह प्रेसिडेंट किसको ट्रांसफर कर देंगे? स्टेट्स को। और 258A में क्या है कि स्टेट्स की जो एक्सिक्यूटिव पावर है वह राज्यपाल किसको ट्रांसफर कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर ना? अगर संसद, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून अगर बना देती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी स्टेट में है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती है। क्लियर ना? तो आर्टिकल 285 इसी को डिनोट करता है। राज्यों की संपत्ति और आय को
संघ के कराधान से छूट। संघ के कराधान से मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, दूसरे स्टेट में, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो इस आर्टिकल के तहत स्टेट गवर्नमेंट की वैसी प्रॉपर्टीज पर संघ के टैक्स से उसको फ्री कर दिया गया, टैक्स फ्री। आर्टिकल 301 301 अनुच्छेद 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। यानी आर्टिकल 301 का मतलब हो गया कि भारत के कोई भी नागरिक किसी भी स्टेट्स में कोई भी ट्रेड या बिजनेस या कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 307 अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ कैरिंग आउट ऑफ पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 and this article establish the inter-state commercial organizations। इंटर-स्टेट, अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति, भारत के कोई भी नागरिक अगर किसी दूसरे स्टेट्स में या एरिया में ट्रेड या बिजनेस या जॉब करना चाहेगा तो भाई उसको कुछ ना कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। अगर बिहार के कोई पब्लिक अगर केरला में जाकर, यूपी के कोई पब्लिक अगर अरुणाचल प्रदेश जाकर ट्रेड बिजनेस करना चाहे तो उसको वहां पर वहां की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर यह आर्टिकल यह कहता है 307 कि इसके लिए इंटर स्टेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का स्थापना करनी चाहिए, जो वैसे लोगों को जो दूसरे एरिया के हैं और दूसरे स्टेट्स में कहीं भी ट्रेड बिजनेस करना चाहते हैं उनको वह सारी सुविधाओं से लेकर सब कुछ प्रदान करे, ठीक है ना। लेकिन अभी तक भारत में इंटर स्टेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का स्थापना नहीं हुई है, जबकि अमेरिका में बहुत पहले स्थापित हो चुका है। क्लियर ना। आर्टिकल 263 प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट्स काउंसिल। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में प्रावधान। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में प्रावधान। अंतर्राज्यीय परिषद क्या भाई? यानी कोई दो स्टेट्स के बीच, किसी 2-3 स्टेट के कुछ डिस्प्यूट हो या सेंटर स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो तो वह अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, डिस्प्यूट को सॉल्व। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में प्रावधान। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इंटर स्टेट्स काउंसिल का प्रोविजंस किस आर्टिकल्स में किया गया है? तो आर्टिकल 263 प्री के लिए बहुत। अब ये संवैधानिक प्रोविजंस हो गया।